आपने कभी सोचा है कि एवरीबॉडी और एवरीवन में क्या फर्क है? समबडी, एनीबडी, नोबडी कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं? या फिर ये एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग क्या सही जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी, जहां इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है बहुत ही आसान। अगर इन शब्दों को लेकर आपके मन में भी कंफ्यूजन है तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम सीखेंगे इन सभी कॉमन इंग्लिश वर्ड्स का सही इस्तेमाल। इसकी समरी जब आखिरी में देखोगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हर कोई या हर किसी, एवरीबॉडी, इसके हिंदी वाक्य देखते हैं। जैसे आज हर कोई मौजूद है, हर किसी को अच्छी कहानी पसंद होती है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। आज हर कोई मौजूद है, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीबॉडी इज प्रेजेंट टुडे। हर किसी को अच्छी कहानी पसंद होती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एवरीबॉडी लव्स अ गुड स्टोरी। हर कोई या हर किसी, एवरीवन। इसके हिंदी वाक्य देखते हैं। जैसे हर किसी को पार्टी में आमंत्रित किया गया है। अब हर कोई सच्चाई जानता है। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे हर किसी को पार्टी में आमंत्रित किया गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीवन इज इनवाइटेड टू द पार्टी। अब हर कोई सच्चाई जानता है, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीवन नोज द ट्रूथ नाउ। यहां पर एवरीबॉडी और एवरीवन सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट में भी यूज होते हैं। जैसे आई हैव गिवन द स्वीट्स टू एवरीवन या आई हैव गिवन द स्वीट्स टू एवरीबॉडी। मैंने मिठाई सभी को दे दी है। यहां पर एवरीवन और एवरीबॉडी दोनों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज हुए हैं। ध्यान दो, यहां पर एवरीवन और एवरीबॉडी का अर्थ एक ही होता है। आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क बस इतना है कि एवरीवन थोड़ा ज्यादा औपचारिक है, जबकि एवरीबॉडी थोड़ा ज्यादा सामान्य बोलचाल वाला होता है। अब आता है कोई, समबडी। देखते हैं इनके हिंदी वाक्य। कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मुझे लगता है कोई कमरे के अंदर है। इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी somebody is knocking at the door। इस सेंटेंसेस में somebody सब्जेक्ट में यूज हुआ है। मुझे लगता है कोई कमरे के अंदर है, तो इसकी इंग्लिश होगी I think somebody is inside the room। इस सेंटेंसेस में somebody ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। कोई, someone। देखते हैं पहले इसके हिंदी वाक्य। कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। कोई तुम्हें बाहर बुला रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड। इस सेंटेंसेस में समवन सब्जेक्ट में यूज हुआ है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मो इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक समवन इज वॉचिंग अस। इस सेंटेंस में समवन ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। ध्यान दो, यहां पर समवन और समबडी का मतलब एक जैसा होता है। कोई, समवन ज्यादा औपचारिक है, जबकि समबडी ज्यादा साधारण बोलचाल में प्रयोग होता है। कोई नहीं या किसी नहीं, नोबडी। पहले देखते हैं इनके हिंदी वाक्य। इस पहेली को कोई नहीं सुलझा सकता, उसने कमरे में किसी को नहीं देखा। इस प्रकार के इसमें वाक्य आते हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे इस पहेली को कोई नहीं सुलझा सकता, तो इसकी इंग्लिश होगी नोबडी कैन सॉल्व दिस पजल। यहां पर नोबडी सब्जेक्ट में यूज हुआ है। उसने कमरे में किसी को नहीं देखा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही सॉ नोबडी इन द रूम। यहां पर नोबडी ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। कोई नहीं या किसी नहीं, नो वन। पहले देखते हैं इसके हिंदी वाक्य। बैठक में कोई नहीं आया, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। बैठक में कोई नहीं आया, तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन केम टू द मीटिंग। यहां पर नोबडी सब्जेक्ट में यूज हुआ है। मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ट्रस्ट नो वन। यहां पर नोबडी ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। ध्यान दो, यहां पर नोबडी और नो वन दोनों का मतलब कोई भी नहीं होता है। नोबडी का प्रयोग आम बोलचाल में होता है, जबकि नो वन थोड़ा ज्यादा औपचारिक होता है। कोई भी या किसी को या कोई व्यक्ति, एनीबडी। पहले देखते हैं इसके हिंदी वाक्य। जैसे कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, मैंने हॉल में किसी को नहीं देखा। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश। यहां पर एनीबडी सब्जेक्ट में यूज हुआ है। मैंने हॉल में किसी को नहीं देखा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई डिडंट सी एनीबडी इन द हॉल। यहां पर एनीबडी ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। कोई भी या किसी को या कोई व्यक्ति, एनीवन। पहले देखते हैं इसके हिंदी वाक्य। जैसे क्या किसी ने मेरी नोटबुक देखी है, उसने किसी को भी नहीं बुलाया। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। क्या किसी ने मेरी नोटबुक देखी है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैज एनीवन सीन माई नोटबुक। यहां पर एनीवन सब्जेक्ट में यूज हुआ है। उसने किसी को भी नहीं बुलाया, शी डिडंट इनवाइट एनीवन। यहां पर एनीवन ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है। दोनों का मतलब एक जैसा होता है, बस एनीवन थोड़ा ज्यादा फॉर्मल और लिखने में इस्तेमाल होता है, जबकि एनीबडी बोलचाल में ज्यादा चलता है। सब कुछ, एवरीथिंग।
पहले देखते हैं इनके हिंदी वाक्य। कार्यक्रम के लिए सब कुछ तैयार है। उसने आग में सब कुछ खो दिया। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे कार्यक्रम के लिए सब कुछ तैयार है, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीथिंग इज रेडी फॉर द इवेंट। इस सेंटेंसेस में एवरीथिंग का यूज सब्जेक्ट में हुआ है। उसने आग में सब कुछ खो दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही लॉस्ट एवरीथिंग इन द फायर। इस सेंटेंसेस में एवरीथिंग का यूज ऑब्जेक्ट में हुआ है, कुछ समथिंग। पहले देखते हैं इसके हिंदी वाक्य। जैसे मुझे कुछ तीखा खाना है, यहां कुछ गड़बड़ है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मुझे कुछ तीखा खाना है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वॉन्ट टू ईट समथिंग स्पाइसी। इस सेंटेंसेस में समथिंग का यूज ऑब्जेक्ट में हुआ है। यहां कुछ गड़बड़ है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे समथिंग इज रॉन्ग हियर। इस सेंटेंसेस में समथिंग का यूज सब्जेक्ट में हुआ है, कुछ भी या कोई चीज, एनीथिंग। पहले देखते हैं इनकी हिंदी वाक्य। जैसे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग। इस सेंटेंसेस में समथिंग का यूज ऑब्जेक्ट में हुआ है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी इंग्लिश होगी एनीथिंग कैन हैपन। कुछ भी नहीं, नथिंग। पहले देखते हैं इनके हिंदी वाक्य। जैसे कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। जैसे कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस सेंटेंसेस में समथिंग का यूज सब्जेक्ट में हुआ है। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है, तो इसकी इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव नथिंग टू से। इस सेंटेंसेस में समथिंग का यूज ऑब्जेक्ट में हुआ है। अब देखते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट। इन सब को ग्रामेटिकल भाषा में इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। इनका यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी। सब्जेक्ट में ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, मतलब उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जैसे डज, इज, वॉज, विल, हैज का यूज होता है। जैसे एनीबडी इज अलाउड टू एंटर द लाइब्रेरी। एवरीथिंग इज रेडी फॉर द इवेंट। यहां पर इन दोनों सेंटेंस में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। इनके साथ गलती से भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज मत करना, करोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जबकि मेन वर्ब में इनके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब मेन वर्ब में एस या ईएस या आईईएस लगता है। जैसे समवन कम्स इनसाइड एवरी डे, एवरीथिंग गोज वेल। इन दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब्स कम और गो में ईएस लगाया गया है, और ये यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। पुट फ्रेजेस की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद पुट का वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही नेचुरल होगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।